ये अब सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रही, और ना ही इसे सिर्फ इजराइल, ईरान या खलीज की कशीदगी तक महदूद किया जा सकता है। जुलाई 2026 में जो मंजर सामने आया है, उसने पहली मर्तबा ये इशारा दिया है कि मशरक़ वस्ता की जंग एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका मुसलसल 12वीं रात भी ईरान के अंदर मिसाइल हमले कर रहा था, तो दूसरी तरफ यमन के हूतियों ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने बुहेरा अहमर में सऊदी अरब से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। बज़ाहिर ये 2 अलग-अलग वाक़यात हैं, लेकिन अगर पूरे खत्ते को एक नक्शे पे रख के देखें तो अंदाज़ा होता है कि दोनों कार्रवाइयों में एक ही बड़ी स्ट्रेटेजिक तस्वीर जो है उसको बनाने की कोशिश की गई। चंद हफ्ते पहले तक दुनिया की सारी तवज्जो सिर्फ आबनाए हरमुज़ पे थी। ईरान वहां अपनी बहरी ताकत, मिसाइल्स और बारूदी सुरंगों के जरिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को चैलेंज कर रहा था। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि हरमुज़ बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ता है, जबकि ईरान इसे अपनी कौमी सलामती का हिस्सा करार दे रहा था। अभी ये तनाज़ा ख़त्म ही नहीं हुआ कि अचानक बुहेरा अहमर में बाब-उल मंदब दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, और यही वो लम्हा है जब बहुत से दिफ़ाई माहिरीन ने कहा कि अगर हरमुज़ शिमाली दरवाज़ा है, तो बाब-उल मंदब जनूबी दरवाज़ा। और अगर दोनों दरवाजे एक ही वक्त में गैर महफूज होंगे, तो दुनिया की तवानाई की सप्लाई एक ऐसे बहरान में दाखिल होगी जिसकी मिसाल गुज़श्ता कई दहाइयों में नहीं मिलती। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं, और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, हूतियों ने सिर्फ ये नहीं कहा कि उन्होंने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया, बल्कि इस कार्रवाई को बराह रास्त सऊदी अरब के खिलाफ अपनी नई हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। उनका ये कहना था कि जब तक सऊदी अरब यमन पर अपनी पाबंदियां और दबाव खत्म नहीं करता, बाबुल मंदब से सऊदी मफादात वाबस्ता जहाज महफूज नहीं रहेंगे। ये ऐलान दरअसल सिर्फ रियाद के लिए नहीं है, बल्कि हर उस मुल्क के लिए जिसकी मईशत इस समुद्री रास्ते से जुड़ी हुई है। अब पाकिस्तान का जो है वो रियाद के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, तो कल पाकिस्तान ने यमनी हूतियों को एक बड़ी धमकी दी। बाबुल मंदब कोई आम समुद्री गुजरगाह नहीं, इसके तकरीबन 12% बहरी तजारत यूरोप और एशिया के दरमियान चलने वाले कंटेनर ट्रैफिक, खलीजी तेल, माया, कुदरती गैस, सैकड़ों अरब डॉलर की तजारत इसी रास्ते से होती है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के गुजरना पड़ेगा। कई हजार किलोमीटर सफर बढ़ जाएगा, ईंधन की लागत बढ़ेगी, इंश्योरेंस महंगी होगी, हर सामान की कीमत में इजाफा होगा। तो जो इशारे हैं वो ये बताते हैं कि सैकड़ों जहाज रोजाना की बुनियाद पे यहां से गुजरते थे। इस हमले के बाद सिर्फ 25 जहाज वहां से गुजरे हैं। तो ये एक बड़े पैमाने पे जो है वहां पे गिरावट देखने में आई। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान पे हमले इसलिए कर रहा है ताकि आलमी जहाजरानी महफूज हो सके, जबकि ईरान और उसके इत्तेहादी मौकिफ इख्तियार कर रहे हैं कि असल मसला अमरीकी अस्करी मौजूदगी है। नतीजा ये निकला कि हर नया हमला अगले हमले की बुनियाद बन रहा है। ईरान पे मिसाइल गिरते हैं, जवाब में हरमुज में कशीदगी बढ़ती है, हरमुज में कशीदगी बढ़ती है, बाबुल मंदब में हूती सरगर्म हो जाते हैं, फिर उसका असर खलीज से निकल के बुहेरा अहमर, नहर सवेज और बुहेरा रोम तक पहुंच जाता है। इसलिए मौजूदा बहरान को सिर्फ यमन का हमला या ईरान का रद्द-ए-अमल या सऊदी अरब का जवाब या पाकिस्तान की धमकी कहकर समझना मुमकिन नहीं है। दरअसल पहली मर्तबा एक ऐसी सूरत हाल बन रही है जिसमें 2 आलमी बहरी गुजरगाहें एक ही वक्त में दबाव का शिकार है। और अगर ये रुझान जारी रहा तो आने वाले दिनों में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि तजारत, तवानाई, खुराक और आलमी मईशत के जरिए लड़ी जाएगी। अगर किसी नक्शे पर सिर्फ एक बार बाबुल मंदब को देखा जाए तो ये चंद किलोमीटर चौड़ी एक आम समुद्री गुजरगाह महसूस होती है, लेकिन तारीख ये बताती है कि इस तंग रास्ते ने कई सल्तनतों की मईशत, जंगों के नताइज और आलमी ताकत के तवाजुन का फैसला किया। यही वजह है कि जब हूती इस रास्ते को बंद करने की धमकी देते हैं, तो दुनिया सिर्फ एक बागी तंजीम का बयान नहीं सुनती, बल्कि उस मकाम की तारीखी अहमियत को भी जहन में रखती है। बाबुल मंदब का मतलब है आंसुओं का दरवाजा। इस नाम के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत इसे कदीम बहरी हादसात से जोड़ती है, दूसरी इसे उन तजारती काफिलों से मंसूब करती है जो इस रास्ते में तूफानों का शिकार होते रहे। वजह जो भी हो, हकीकत यह है कि यह रास्ता हमेशा खतरनाक भी रहा और बेहद कीमती भी। बहरे अहमर को खलीजे अदन और फिर बहरे हिंद से मिलाने वाला यही वाहिद कुदरती दरवाजा है। अगर यह बंद हो गया तो नहर सवेज अपनी अफादियत का बड़ा हिस्सा खो देगी, क्योंकि सवेज तक पहुंचने के लिए हर जहाज को पहले बाबुल मंदब से गुजरना पड़ता है। 19वीं सदी में जब बरतानिया ने अपनी नौआबादियाती सल्तनत को हिंदुस्तान तक महफूज रखने की हिकमत अमली बनाई थी, तो उसने अदन पर कब्जा किया। मकसद सिर्फ एक बंदरगाह हासिल करना नहीं था, बल्कि बाबुल मंदब पर नजर रखना था। उसके बाद फ्रांसीसी मौजूदा जबूती पहुंचे और उन्होंने भी अपनी अस्करी मौजूदगी कायम कर ली। सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन ने जनूबी यमन में असर रसूख बढ़ाया, जबकि अमेरिका ने उसके मुकाबले अपने इत्तेहादियों के जरिए इस इलाके के ऊपर नजर रखी। यानी दुनिया की तकरीबन हर बड़ी ताकत किसी न किसी मरहले पर इस तंग समुद्री दरवाजे तक जरूर पहुंची।
फिर 1967 में नहर सवेज बंद हुई। 6 रोजा अरब इसराइल जंग के बाद ये आबी गुजरगाह तकरीबन 8 साल तक बंद रही। उस दौरान दुनिया ने पहली बार देखा कि अगर ये रास्ता इस्तेमाल ना हो तो बहरी तजारत किस तरीके से अफ्रीका के जनूबी सिरे यानी केप ऑफ गुड होप की तरफ मुंतकिल होती है। हजारों इजाफी समुद्री मील, कई दिनों का इजाफी सफर, ईंधन की बढ़ती हुई लागत, आलमी मंडियों में कीमतों का दबाव, ये सब उस तजर्बे का हिस्सा था। आज अगर बाबुल मंदब गैर महफूज हो तो मंजरनामा उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होगा, क्योंकि अब आलमी तजारत और बढ़ चुकी है। हूतियों ने इस तारीखी हकीकत को अच्छी तरह समझा है। वो जानते हैं कि उनके पास अमरीकी बहरिया जैसा बेड़ा नहीं है, ना ही दर्जनों जंगी जहाज है, लेकिन उन्हें यह भी मालूम है कि हर जंग ताकत के हजम से नहीं जीती जाती। बाज औकात जोग्राफिया सबसे बड़ी ताकत होता है। शिमाली यमन के साहिली इलाकों पर उनका कंट्रोल उन्हें ऐसे मकामात तक रसाई देता है जहां से एंटी शिप मिसाइल, एक तरफा हमलावर ड्रोन, समुद्री ड्रोन और महदूद बहरी कार्रवाइयां आलमी जहाजरानी के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद बरसों में दुनिया ने यह देखा है कि निस्बतन कम वसाइल रखने वाली ये जमात बार बार बहेरा अहमर में बैनुल अक़वामी जहाजों को निशाना बनाने या उनके रास्ते बदलने पर मजबूर करने में कामयाब रही। उसी तजर्बे ने एक और तब्दीली पैदा की। पहले जहाज सिर्फ मौसम और समुद्री कज़ाकों से बचने के मंसूबे बनाते थे। अब हर बहरी कंपनी को अस्करी खतरे का भी हिसाब लगाना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनीज जंगी खतरे का अलग प्रीमियम वसूल करती हैं। बाज जहाज मुसल्ला सिक्योरिटी के साथ सफर करते हैं और कई कंपनीज पूरा रास्ता बदल देती हैं। यानी हूतियों की हर कार्रवाई सिर्फ अस्करी खबर नहीं रहती, बल्कि आलमी तजारत के हिसाब किताब का हिस्सा बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या हूती वाकई बाबुल मंदब को मुकम्मल तौर पे बंद कर सकते हैं? क्या वो इतनी सलाहियत रखते हैं कि दुनिया की बड़ी बहरी ताकतों को मुसलसल रोके रखें, या फिर उनकी असल हिकमत अमली रास्ता बंद करना नहीं, बल्कि उसे इतना गैर महफूज बनाना है कि आलमी मईशत खुद दबाव महसूस करने लगे? ये सवाल इस पूरी जंग का सबसे अहम सवाल है। जब हूती ये कहें कि वो बाबुल मंदिर बंद कर देंगे तो दुनिया फौरन ये नहीं पूछती कि उनके पास कितने मिसाइल हैं, बल्कि ये पूछती है कि क्या वाकई एक गैर रियासती मुसल्ला गिरोह दुनिया की बड़ी बहरी ताकतों को चैलेंज कर सकता है। उसका जवाब हाँ में नहीं, नहीं में भी नहीं, बल्कि अस्करी हिकमत अमली में है। हूतियों के पास इतनी बहरी ताकत नहीं कि वो बाबुल मंदिब में आहनी रुकावटें खड़ी कर दें, या हर जहाज को जिस्मानी तौर पर रोक सकें, या ईरान की तरह वहां पे कश्तियां आईआरजीसी ने जिस तरीके से तैनात की हुई हैं वो कर लें। उनके पास दर्जनों फ्रेगेट्स, तबाहकुन जंगी जहाज या आबदोजों का बेड़ा मौजूद नहीं। लेकिन जदीद जंग अब सिर्फ बहरी बेड़ों से नहीं लड़ी जाती। आज एक एंटीशिप मिसाइल, एक खुदकुश ड्रोन, एक समुद्री ड्रोन या चंद बारूदी कश्तियों की मौजूदगी भी उतनी ही गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती है कि जहाज रानी की पूरी सनत जो है अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो जाए। गुज़श्ता चंद बरसों में हूतियों ने यही हिकमत इख्तियार की। उन्होंने हर जहाज पर हमला नहीं किया, बल्कि टारगेटेड ऑपरेशन किए। बाज जहाजों पे मिसाइल दागे, बाज पे ड्रोन हमले किए, कुछ के करीब धमाके किए, कई जहाजों को रेडियो पैगामात के जरिए रास्ता बदलने की वार्निंग दी। अस्करी एतबार से ये महदूद कार्रवाइयां थी, लेकिन मुआशी एतबार से इनका असर बहुत बड़ा था। इंश्योरेंस कंपनीज ने जंगी रिस्क बढ़ाया, कई शिपिंग कंपनीज ने अपने जहाज अफ्रीका के जनूबी रास्ते पे मुंतकिल किए, और सिर्फ एक हफ्ते में आलमी सप्लाई चेन का हिसाब किताब बदल गया था। हूतियों की मौजूदा अस्करी ताकत जो है ये कई मराहिल में तैयार हुई है। यमन की जंग के आगाज में वो ज्यादातर सोवियत दौर के हथियारों, कब्जे में लिए गए यमनी फौजी जखायर और मकामी साख्त के रॉकेट इस्तेमाल करते थे। लेकिन वक्त के साथ उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स की रेंज, दुरुस्तगी और बका की सलाहियत में इजाफा हुआ है। मगरबी इंटेलिजेंस इदारे मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि इस पेशरफ्त में ईरान की तकनीकी मुआवनत, डिजाइन, पुर्जों और तरबियत ने अहम किरदार अदा किया, और ईरान इस इल्जाम को मुख्तलिफ अंदाज में मुस्तरद या महदूद करता आया। लेकिन मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले कई हथियारों की जो साख थी और टेक्नोलॉजी जो थी, उसने उन शुबहात को मुसलसल जिंदा रखा है। आज हूतियों के पास सिर्फ जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल नहीं, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल है, तवील फासले तक जाने वाले खुदकुश ड्रोन है, समुद्री ड्रोन है, बगैर हमले के धमाका खेज कश्तियों जैसी सलाहियत है। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ फजाई हमलों से मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बनाना मुमकिन साबित नहीं हुआ। एक मिसाइल लॉन्चर तबाह होता है तो दूसरा किसी पहाड़ी, गार, वादी या जेर जमीन पनाहगाह से सामने आ जाता है। यही गैर मरकजी ढांचा उनकी अस्करी ताकत है। लेकिन यहां एक और हकीकत भी है, बाबुल मंदिब को मुकम्मल बंद रखना हूतियों के लिए भी आसान नहीं है। उन्हें मुसलसल इंटेलिजेंस, मिसाइल, ड्रोन, लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, मवासलाती निजाम और साहिली कंट्रोल बरकरार रखना होगा, जबकि अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादी ममालिक की बहरी और फजाई कुव्वत मुसलसल उन पर दबाव डालती रहेगी।
اس لیے زیادہ تر عسکری ماہرین کا خیال ہے کہ ہوتیوں کا اصل مقصد راستہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا نہیں بلکہ اسے خطرناک بنانا ہے کہ ہر جہاز کو گزرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا پڑے۔ اب جو 2 سعودی جہازوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر حملے ہوئے تو اس کے بعد سینکڑوں جہازوں سے تعداد کم ہو کے صرف 25 جہازوں کے اوپر آ جائے ایک دن میں، تو یہ ایک واضح اشارہ ہے جو ایک دن میں دکھائی دیا۔ اگر چند میزل سے دنیا کی تیل، گیس، خوراک اور سامان تجارت کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں تو پھر حملہ صرف جہاز پہ نہیں ہو رہا، وہ تو عالمی معیشت پہ ہو رہا ہے۔ باب المندب اور آبنائے ہرمز اب صرف سمندری راستے نہیں ہیں بلکہ 21ویں صدی کی جغرافیائی سیاست کے 2 سب سے طاقتور دباؤ کے مراکز ہیں۔ اگر آج باب المندب کی بندش کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند جہاز اپنا راستہ بدلیں گے۔ اصل سوال یہ کہ کیا دنیا اس راستے کا کوئی مستقل متبادل رکھتی ہے؟ اس سوال کا مختصر جواب ہے نہیں۔ آج بھی ایشیا اور یورپ کے درمیان سب سے مختصر، سب سے سستا اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا بحری راستہ یہی ہے۔ اگر یہ غیر محفوظ ہوگا تو جہازوں کے پاس ایک ہی بڑا متبادل رہے گا اور وہ ہے افریقہ کا جنوبی سرا، کیپ آف گڈ ہوپ کا طویل راستہ۔ لیکن یہ متبادل صرف نقشے پر آسان دکھائی دیتا ہے، عملی طور پہ اس کی قیمت بہت بھاری ہے۔ ہر جہاز کے سفر میں تقریباً 3 سے 4 ہزار جو بحری میل ہیں ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ سفر 10 سے 15 دن تک لمبا ہوتا ہے، ایندھن کا خرچ بڑھتا ہے، عملے کے اخراجات بڑھتے ہیں، انشورنس بڑھ جاتی ہے اور پھر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی۔ تو اس لیے مغربی ممالک باب المندب کو صرف یمن کا مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کے نزدیک یہ عالمی تجارت کی شہرگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے گزشتہ برسوں میں بحیرہ احمر میں مشترکہ بحری آپریشن کیے ہیں، فضائی حملے کیے ہیں، میزل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، بحری قافلوں کو جنگی جہازوں کی حفاظت میں گزارنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب تک کا یہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ صرف فضائی طاقت سے حوثیوں کی جو صلاحیت ہے ان کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکا۔ ہر حملے کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کسی نئے مقام سے وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کارروائیاں کرنے لگتے ہیں۔ اب ان کے اوپر بیک اینڈ پہ ایران کے حد تک موجود ہے اور پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے اس پہ ایران کا رد عمل کیا ہے؟ پاکستان نے ایران کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ واضح ریڈ لائن ایک بتا دی ہے کہ سعودی عرب کے معاملے کے اوپر ہمارے ڈیفنس پیکٹ کو اگر بیچ میں لایا جائے گا تو پھر ہم ایکٹیو ہوں گے، پھر ہم جو ہے وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب اس ضمن کے اندر ان کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، آج کی تاریخ تک لاہور کا انہوں نے دورہ کیا، بی بی پاک دامن میں انہوں نے حاضری دی۔ تو ان کے ایک اہلائے کو پاکستان نے انہی کی پاکستان میں موجودگی ہوتے ہوئے بھی دھمکی دی ہے۔ تو اب اس پورے ریجنل کانفلکٹ کو کس طریقے سے جو ہے کور اپ کیا جائے گا یا ریپ اپ کیا جائے گا، یہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھنا ضروری ہوگا، لیکن حالات جو ہیں ان کی سنگینی اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ بہتری کی جانب وہ مائل ہوتے دکھائی نہیں دے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے